हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोज मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि कॉमन नाउन के कि अगली क्लास में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। तो वो चीज़ मैंने क्या बताई थी कि इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि तुम आदमी तो हो लेकिन तुम आदमी जैसा कोई लक्षण नहीं तुम में, तुम ब्राह्मण तो हो लेकिन तुम में ब्राह्मण जैसा कोई लक्षण नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और इसका कॉमन नाउन से क्या रिलेशन है, क्योंकि ये सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं सब। तुम मुसलमान तो हो लेकिन मुसलमान का कोई लक्षण नहीं है, वह छात्र तो है लेकिन उसमें छात्र का कोई लक्षण नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस का कैसे इंग्लिश बनाना चाहिए, इस पूरे वीडियो में हम लोग इस बात को सीखेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आप बहुत बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये समझ में नहीं आता। क्या इस तरह के सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, यू आर अ मैन यू डोंट हैव एनी फीचर ऑफ अ मैन, तो इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोले जाते या ऐसे इंग्लिश में नहीं बोला जाता। तो फिर कैसे बोलते हैं, तो इस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, आपको ये पता चल जाएगा कितना इंटरेस्टिंग इंग्लिश बनता है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग दा के कॉमन नाउन के कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों की बात करेंगे कि क्या ये सही है कि अगर हम ये कहें कि गिव मी अ बुक, और अगर हम कहें गिव मी द बुक, तो दोनों में कौन सा सही है? गिव मी अ बुक, गिव मी द बुक, और कोई कोई कहता है गिव मी बुक। तो जिनको ये पता नहीं है कि इसमें कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, तो इस दोनों कंसेप्ट तो मैं अभी बताऊंगा। और जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, तो इससे पहले वाले जो मेरे 2 कॉमन नाउन के वीडियो हैं, 2 क्लास कॉमन नाउन की ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस वीडियो को आप देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ये सब तो बिल्कुल गलत है, गिव मी बुक, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब तक हमने ये सीखा कि कॉमन नाउन का इस्तेमाल अगर एक के लिए हुआ तो ए लगाना जरूरी है, और एक से अधिक के लिए हुआ तो उसको प्लुरल करना जरूरी है। तो अगर आप किसी से एक किताब मांग रहे होंगे तो गिव मी अ बुक होगा, और किसी से आप एक से अधिक किताब मांग रहे होंगे तो क्या होगा? गिव मी बुक्स। अब सवाल उठता है गिव मी द बुक कब होगा, गिव मी द बुक क्या हो कब होगा? तो आप ये समझिए कि द के 2 तरह से, 3 तरह से यूज होते हैं। मैंने ये वीडियो बनाकर रखा है और पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी कि द जब किसी नाउन के साथ लगता है तो 3 बातें होती है, 3 बातें होती है, तीनों की वीडियो मैंने बना रखी है। तो अभी मैं 2 बातें जो होती है उसे मैं बताता हूँ। एक तो मैंने पिछली क्लास में ये बताया, द किसी के साथ लग गया तो ऑल की बात होती है, ऑल की बात, और द किसी के साथ लग गया तो पर्टिकुलर की बात होती है। तो यहां हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक यूज। तो द अगर किसी नाउन के साथ लगा तो 2 बातें हो सकती है, या तो उस नाउन का इस्तेमाल ऑल के लिए हुआ है या उस नाउन का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर के लिए हुआ है, इसलिए द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, इसलिए द को कहते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल। तो रूल ये कहता है ग्रामर का कि द इज यूज्ड विद अ कॉमन नाउन टू make it particular, special or different, particular, special और different, ये डबल एफ है, different। अब इसका क्या मतलब है? पर्टिकुलर स्पेशल का क्या डिफरेंट हुआ? हम लोग जैसे कह रहे हैं कि पर्टिकुलर कहा या स्पेशल कहा, डिफरेंट किया, तो हम लोग इसके मीनिंग पर नहीं जाते हैं। हमें लगता है स्पेशल कहा तो कुछ खास हो जाएगी, जैसे 2 इंसान के 2 हाथ होते हैं तो 2 के बदले 4 हाथ हो जाए, 3 आंखें हो जाए, 5, ऐसा नहीं है। स्पेशल या डिफरेंट कहने का मतलब होता है कि जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो नाउन या तो बोलने और सुनने दोनों वाले के सामने है, या बोलने और सुनने दोनों वालों को पता है किसकी बात हो रही है। इसको ठीक से समझिए, इसको मैं लिख देता हूं, इसको ठीक से समझ लीजिए कि पर्टिकुलर, स्पेशल और डिफरेंट का क्या मतलब है। पर्टिकुलर, स्पेशल या डिफरेंट अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब है कि कोई भी जो नाउन है वो या तो थिंग इन फ्रंट ऑफ the speaker and the listener, कि जो बोलने वाला है स्पीकर है और जो लिसनर जो सुनने वाला है, तो बोलने वाले के भी सामने और सुनने वाले के सामने।
मतलब ये कलम ही अगर की बात मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये कहना चाहिए गिव मी द पेन। अगर आपके हाथ पे किताब है और मैं कह रहा हूँ कि वो किताब मुझे दो, तो क्या गिव मी द बुक। क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट हैं और मैं ऐसे कहता हूँ मुझे कोई भी किताब दे दो, या मुझे एक किताब दे दो, या मुझे किताब दो, तो मुझे किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे किताब दो, कोई भी स्टूडेंट मुझे किताब दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन मुझे क्या कहना चाहिए, गिव मी अ बुक। लेकिन अगर मैं किसी की तरफ इशारा करके करूँ और मुझे वही किताब चाहिए, ऐसे कहूँ कि वो किताब मुझे दो, तो क्या कहना चाहिए, गिव मी द बुक। ठीक है। अब वो घर में एक छाता है, तो 3 छाता है और मुझे उसमें से कोई भी छाता चाहिए, कहता है एक छाता ले आओ, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्रिंग एन अम्ब्रेला। लेकिन एक छाता है, वही छाता लेकर मैं जाता हूँ, दूसरा छाता मैं नहीं लेता। तो ऐसे कंडीशन में मुझे कहना चाहिए ब्रिंग मी द अम्ब्रेला, गिव मी द अम्ब्रेला, क्योंकि मुझे वही अम्ब्रेला चाहिए। आप किसी खास अम्ब्रेला को यूज करते हैं और वो अम्ब्रेला लेकर नहीं आया आपका, तो आप गुस्सा आ जाते हैं, ये क्यों लाया, ये मेरा छाता है, यही तुमको बोले थे लाने के लिए, वो जाके लाओ। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहना चाहिए, गिव मी द अम्ब्रेला। और घर में अगर 4 छाता, उसमें से कोई भी छाता लेकर आपको दे देगा कोई, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहना चाहिए, गिव मी एन अम्ब्रेला। समझ में आ गई बात। गिव मी अम्ब्रेला किसी भी कंडीशन में ही, गिव मी अम्ब्रेला किसी भी कंडीशन में नहीं, क्या होगा, गिव मी एन अम्ब्रेला। अगर कई अम्ब्रेला उसमें से कोई एक ला के दे दे और कोई पर्टिकुलर अम्ब्रेला वही आपको चाहिए, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए, गिव मी द अम्ब्रेला। तो हमारे सामने जो छाता है वही हमें चाहिए, हमारे सामने जो बैग है वही मुझे चाहिए। तो ये कह नहीं कहेंगे गिव मी बैग, क्या गिव मी द बैग। गिव मी बैग तो हम कह ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बैग या तो एक होगा या एक से अधिक होगा या पर्टिकुलर होगा। एक होगा तो एक कहना होगा, और पर्टिकुलर होगा और हमारे सामने हो तो क्या कहना पड़ेगा, द होगा। और एक से अधिक अगर बैग होगा तो क्या कहना पड़ेगा, द बैग, बुक बैग्स कहना पड़ेगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में हम नहीं कहेंगे गिव मी बैग, हम कहते हैं गिव मी पेन। हिंदी में तो क्या दिया, मुझे कलम दो, इंग्लिश बना दिया गिव मी पेन, ऐसा नहीं। या तो अगर कोई भी कलम चाहिए आपको तो गिव मी अ पेन, और अगर कोई खास कलम चाहिए जो सामने ही है, आपके भी सामने, जो सुन रहा है उसके भी सामने है, तो कहेंगे गिव मी द पेन। तो या तो क्या होना चाहिए, थिंग इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनर, या फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि द थिंग नोन टू द स्पीकर एंड द लिसनर, कि जो सुनने वाला है और जो स्पीकर है बोलने वाला, उस दोनों को पता है वो किसकी बात हो रही है। सपोज कीजिए कि मैंने आज आपको एक किताब दी, आप घर ले गए उसे, और अगले दिन जब बात हुई तो मैं आपको कहता हूं कि मुझे किताब देना, मुझे वो किताब दे दो। तो ऐसे कंडीशन में ये नहीं कहूंगा मैं कि गिव मी बुक, मुझे क्या कहना है, गिव मी द बुक। भले बुक आप कहते हैं बुक तो लेकर नहीं आया मैं तो बुक लिया, मेरे पास तो बुक है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे क्या कहना हुआ, गिव मी द बुक। और अगर इंग्लिश में भी आपको कहना कि मैं वो किताब लेकर आना भूल गया, तो आप ये नहीं, आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग बुक, तो आपको कहना आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग द बुक, क्योंकि आप उस बुक किताब को लेकर आना भूल गए जो किताब मैंने आपको दिया, और मैं उसी किताब की चर्चा कर रहा हूं। तो सिंपली आप हिंदी में तो ये कह दिया मैं तो किताब लेकर आना भूल गया, लेकिन इंग्लिश में क्या कहना होगा, आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग द बुक, ये नहीं कि आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग बुक। इसलिए एग्जाम में एरर बनता ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर ये लिख दिया आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग बुक, तो आपको कोई बुरा लगता है नहीं, आपको लगता है ठीक ही होगा। तो जब कोई भी नाउन या तो बोलने वाले और सुनने वाले के सामने हो, या बोलने और सुनने वाले दोनों को पता हो किसकी बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में दा लगाएंगे। इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझिए। सपोज कीजिए कि आप किसी दुकान पर गए, आपको कुर्सियां खरीदनी थी, तो पहली बार जब आओगे तो मुझे कुर्सियां दिखाओ, मुझे किताब दिखाओ, मुझे कलम दिखाओ, ऐसे कहोगे तो शो मी बुक्स, शो मी पेन्स, शो मी चेयर्स, क्योंकि वो कोई भी उसके दुकान में ढेर सारी कुर्सियां होंगी, या कलम होगा, किताब होगा, वो सामने होगा, वो ला के दिखा देगा आपको। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या कहना चाहिए, शो मी बुक्स, शो मी चेयर्स। अब आपने जो बुक किताब खरीदना था, जो चेयर किताब खरीदना था, जो पेन खरीदना था, जो पेंसिल खरीदना, वो खरीद लिया, और फिर आपको याद आ कि इतनी चीज़ें लेकर मैं कहाँ जाऊँगा, तो अब दुकान वाले कहते हैं भाई साहब यहाँ थोड़ी देर रुको, रख लो आप ही, जब मैं आऊँगा दोबारा ले जाऊँगा। अब 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब आप आए, तो उस समय आप जब कहेंगे कि मुझे भाई मेरा चेयर दे दो, या मेरा पेंसिल दे दो, या मेरा पेन दे दो, या बुक दे दो, तो उस समय आप क्या कहेंगे आके, उस समय आप कहेंगे गिव मी द चेयर्स, गिव मी द पेन्स, गिव मी द बुक्स। क्योंकि जब पहली बार आप खरीदने के लिए आए थे तो आपको कोई चेयर पर्टिकुलर नहीं था, कोई भी उठाकर दिखा दिया जाता, लेकिन अब आपने उस चेयर को खरीद लिया, उसको अलग करके रख दिया गया होगा, और आपको वही चेयर चाहिए। दुकान की कोई भी चेयर उठा के लेगा तो अब नहीं लेंगे आप, जो चेयर आप पहले से खरीद चुके हैं, जो आपने पैक करवा लिया है, जो अलग रखवा दिया, वही चेयर आपको चाहिए दोबारा।
तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको द बोलना पड़ेगा, गिव मी द चेयर्स। या वो दुकानदार भी कहेगा तो उसको क्या कहेगा, भाई साहब की चेयर ला दो या कुर्सियाँ ला दो भाई साहब की, तो ब्रिंग द चेयर्स। दुकानदार भी क्या कहेगा, ब्रिंग द चेयर्स, और आप भी क्या कहेंगे, गिव मी द चेयर्स। तो जब अब सामने नहीं है लेकिन दुकानदार को भी पता है किस कुर्सी की बात हो रही है और आपको भी पता है किस कुर्सी की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या कहा, द चेयर्स। यहाँ पर एक बात और अच्छी तरह समझ लेना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर नाउन प्लूरल होता है तो उसके साथ द नहीं लगता। इससे बड़ी गलती ग्रामर में कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी के भी दिमाग में ये बात है कि प्लूरल नाउन के साथ द नहीं लगता, तो इससे बड़ी गलती कुछ भी नहीं है। प्लूरल नाउन के साथ भी द लगता है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि प्लूरल नाउन के साथ द नहीं लगता, तो मैं कहता हूं आपको, जिस भी अच्छे ऑथेंटिक किताब में लिखा हो वो किताब का नाम मुझे बता दीजिए, मुझे मैसेज करके लिख दीजिएगा इस बुक में लिखा है, अगर वो ऑथेंटिक किताब हो। ऑथेंटिक किताब का मतलब है किसी भी फॉरेन राइटर का लिखा हो, चाहे वो नेस्फील्ड ने लिखा रखा हो या माइकल स्वैन ने लिख रखा हो, लेनन मार्टिन ने लिख रखा हो, या फॉलर साहब ने लिख रखा हो, या ईस्टवुड ने लिखा हो, या मर्फी ने लिख रखा हो, ऐसे किसी लोग ने लिख रखा हो तो ठीक है। अब पता लगा कोई कोचिंग में पढ़ाने वाले मेरे जैसे ही लोग हैं और वो लिख रहा है कि प्लूरल नाउन के साथ द नहीं लगता, तो ये बिल्कुल इनवैलिड बात है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। बात उसकी कही जाएगी, मैं भी अगर ऐसा कह रहा हूं तो मेरी भी वैलिडिटी नहीं है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि आप ऑथेंटिक बुक में अगर कहीं लिखा है, मार्टिनेट में, थॉमसन में, स्वैन में, ऑक्सफोर्ड में, तो उसकी बात करें। कोई भी अगर ऐसे टीचर जो सिर्फ हिंदी पढ़ाने वाले टीचर, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी बात का ये वैलिडिटी नहीं होगी। ये ऑथेंटिक बात है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग सिर्फ टीचर हैं, जो ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है उसे हमें पढ़ाना है। हम नहीं बता सकते इंग्लिश में क्या होता है और क्या नहीं होता है। हमें जो इंग्लिश में ऑथेंटिक बुक कहती है वो हम आपको बताते हैं। तो अपने मन से ये बता देना कि प्लूरल नाउन के साथ द लगता नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर है। तो आपको ये समझ के रखना है कि इंग्लिश के किसी भी ऑथेंटिक बुक में ये रूल है ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्लूरल नाउन के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता। ये आपने अपने मन से समझ लिया है या किसी ने अपने मन से बात बनाकर बता दी है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप इंग्लिश के पेपर मैगजीन पढ़ना शुरू कीजिए। आप जब इंग्लिश के पेपर मैगजीन पढ़ेंगे तो प्लूरल नाउन के साथ द बार बार मिलेगा आपको। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, आप द हिंदू पढ़िए, देखिए और ध्यान से पढ़िए, देखिए प्लूरल नाउन के साथ आपको द मिलता है कि नहीं। तो जो ऐसी बात कह रहे हैं कि प्लूरल नाउन के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता, वो गलत कहते हैं। प्लूरल नाउन के साथ द कब होता है, जब वो प्लूरल नाउन हमारे सामने हो या जब हम बोल रहे हैं तो बोलने और सुनने वाले दोनों को पता हो। जैसे हमारे सामने 4 कुर्सियां हैं और उसी 4 कुर्सी को हमें हटाना है, तो हम क्या कहेंगे, रिमूव द चेयर्स। हम ये नहीं कहेंगे रिमूव चेयर्स। हमें पता है दूसरे कमरे में 4 कुर्सियां हैं और वही कुर्सी लेकर बाहर आनी है, तो हम कहेंगे ब्रिंग द चेयर्स। हम ये नहीं कहेंगे ब्रिंग चेयर्स। अगर आप कहते हैं ब्रिंग चेयर्स तो वो गलत है, क्या कहना पड़ेगा, ब्रिंग द चेयर्स। तो ये रूल क्या बता रहा है कि नाउन अगर हमारे सामने हो या बोलने और सुनने वाले को जाना हुआ तो ऐसे कंडीशन में द लगाना है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमारे सामने कुर्सियां हैं उससे हटाना है तो क्या कहेंगे, रिमूव द चेयर्स। ये नहीं कहेंगे रिमूव चेयर्स। अगर कहीं से भी कोई कुर्सी लाना है तो कहेंगे ब्रिंग चेयर्स। कोई भी कुर्सी उठा, ब्रिंग चेयर्स। लेकिन हमें पता है कौन सी कुर्सी लाना है, तो ब्रिंग द चेयर्स। एक ही कुर्सी लाना है तो ब्रिंग अ चेयर, और या फिर ब्रिंग द चेयर। तो क्या क्या सही हो सकता है, ब्रिंग द चेयर सही हो सकता है, ये खास कुर्सियां हुई, या हमने कहा रिमूव अ चेयर कि कोई भी कुर्सी हटा दो। ठीक है, 50 कुर्सियां रखा है और हमने कहा उसमें से कोई एक कुर्सी हटा दो, क्या कहेंगे, रिमूव अ चेयर। सारी 50 कुर्सी है, 50 के 50 हटा देना, तो द चेयर्स। और अगर एक 50 कुर्सी है उसमें से किसी एक कुर्सी की तरफ इशारा करके हम कह रहे हैं कि ये कुर्सी हटा दो, तो क्या होगा, रिमूव द चेयर। क्लियर हो रही है बात कि सारी कुर्सियां सामने, सबको हटवा देने तो रिमूव द चेयर्स। अब सारी उसमें से कोई एक हटा देना है तो रिमूव, कोई सा भी हटा सकता है तो रिमूव अ चेयर। एक पर्टिकुलर कुर्सी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं इसी कुर्सी को हटाओ तो रिमूव द चेयर। और हमें पता ही नहीं है कौन सी कुर्सी हटाना है, लेकिन ये पता कोई कह रहा है कि रिमूव चेयर्स। अब कहां से कुर्सी हटानी है, कौन सी कुर्सी हटानी है, हमें नहीं पता। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, रिमूव चेयर्स। हमें पता ही नहीं कौन सी कुर्सी हटानी है, हमने कहा ब्रिंग चेयर्स। तो ब्रिंग चेयर्स अगर हम कह रहे हैं तो कहीं से भी कोई कुर्सी लेकर आना है, हमें नहीं पता। जैसे एक 10 क्लासरूम है उसमें से कहीं से कोई कुर्सी लेकर आ जाएगा, तो उसमें से
हम कहेंगे फिर ब्रिंग चेयर्स कहेंगे। हमें तो नहीं पता किस क्लासरूम की कुर्सी चेयर लाना है, या कई कुर्सियाँ कहीं पे रखी, कुछ इधर रखी है, उसमें से कोई चेयर उठा के, तो हमें नहीं पता कौन सी कुर्सी ला रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, या तो रिमूव चेयर्स या ब्रिंग चेयर्स। हमें कोई पर्टिकुलर कुर्सी कौन सी हटानी है ये नहीं पता है। क्लियर हो गई बात। तो जब हमें सामने कोई इशारा करके कह रहा है या सामने दिखा कह रहा है कि इन्हीं कुर्सियों को हटाओ, तब कहेंगे रिमूव द चेयर्स। हम सामने इशारा करके कह रहा है यही कुर्सी है, इसे ही लाओ, तो ब्रिंग द चेयर्स। ऐसे भी हमें पता है कौन सी कुर्सी हटानी है, कौन सी कुर्सी लानी है, हमें पता ही नहीं, तब क्या कहेंगे, ब्रिंग या रिमूव चेयर्स। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात। तो आपको क्या समझना था कि अगर कोई नाउन पर्टिकुलर होता है तो उसके साथ द लगाना है, चाहे वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझिएगा कि प्लूरल नाउन के साथ द नहीं लगता। अब जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी उस पर आते हैं। वो क्या है, वो है कॉमन नाउन का एक्सेप्शनल केस, बहुत एडवांस पॉइंट में। क्या बताया था, तुम आदमी तो हो लेकिन तुम में आदमी का कोई लक्षण नहीं है। तो अभी तक कॉमन नाउन के जितने भी हमने यूज किए उसमें हमने ये देखा कि कॉमन नाउन, अगर तीनों वीडियो का मैं कंक्लूजन बताऊं, फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, जो तीसरी जो क्लास चल रही है, इस तीनों क्लास का अगर मैं समरी बताऊं तो समरी क्या है कि अगर कोई कॉमन नाउन एक है तो उसके साथ ए और एन लगाना जरूरी है। अगर एक से अधिक है तो उसके साथ प्लूरल बनाना जरूरी है। जैसे इस बार मेंस का क्वेश्चन भी आया हुआ था, ऑल द माउस वाला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा रखा है। अगर वो सामने है या पर्टिकुलर है, जाना पहचाना है, जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो हमें पता है किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में दा लगाना जरूरी है। सामने है, एक है या एक से अधिक है, पर्टिकुलर हुआ, दा लगाना पड़ेगा। हमारे सामने नहीं है लेकिन हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी दा लगाना जरूरी है, चाहे वो एक हो चाहे एक से अधिक हो। तो क्या हो गया कि अगर एक है तो ए लगाना जरूरी है, एन लगाना जरूरी है। एक से अधिक है तो एस और यस लगाना जरूरी है। पर्टिकुलर है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके साथ दा लगाना जरूरी है। और अगर सब की बात हुई है, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरी कॉम की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में या तो आर्टिकल लगा के वर्ब को सिंगुलर रखते हैं या नाउन को प्लूरल करके वर्ब भी प्लूरल करते हैं। तो इसका मतलब हुआ किसी भी कंडीशन में कॉमन नाउन को जनरली हम ये नहीं लिख सकते। अगर सिर्फ क लिखा है, सिर्फ स्टूडेंट लिखा है सेंटेंस में, तो वो पक्का गलत है। मतलब सेंटेंस में क तभी ठीक हो सकता है जब या तो ए का हो या द का हो या फिर कॉज हो या फिर ए का हो या फिर द का हो या फिर कॉज हो या फिर द कॉज हो, तभी सही हो सकता है। और पूरे वीडियो देखने के बाद तीनों क्लास के आपको पता चलेगा हमें कौन सा लिखना है। क वर्ड सिर्फ तभी सही हो सकता है जब क का इस्तेमाल नाउन की तरफ हुआ ही ना हो। अब क्या है, ये पॉसिबल है कि क का इस्तेमाल नाउन की तरह नहीं हो सकता है? हाँ, क एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के साथ साथ वर्ब भी है। तो नाउन के साथ साथ अगर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसको आर्टिकल की जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिकल को, वर्ब को आर्टिकल नहीं चाहिए। लेकिन अगर क नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, कॉमन नाउन के इस्तेमाल की तरह, या तो आर्टिकल होगा या एस और यस होगा। ठीक है, मतलब कॉमन नाउन को बॉडीगार्ड चाहिए ही है, चाहे तो उसके सामने बॉडीगार्ड चाहिए चाहे उसके पीछे बॉडीगार्ड चाहिए। सामने बॉडीगार्ड का मतलब हुआ ए एन दी में से कोई ना कोई होगा, अगर ए एन दी एस में से कोई नहीं है तो पीछे एस और यस होगा। और या तो दोनों बातें हो सकती है, आगे पीछे दोनों तरफ बॉडीगार्ड हो, कि आर्टिकल भी होगा और प्लूरल भी होगा। जैसे इसमें देखिए कि आर्टिकल भी होगा, प्लूरल भी होगा। और क का इस्तेमाल बिना आर्टिकल के कब होगा, जब क का इस्तेमाल वर्ब की तरह होगा। जैसे हम कहते हैं क का मतलब होता है डराना, क का मतलब क्या है, डराना। तो अगर हम ये लिख रहे हैं कि मुझे डराओ मत, तो हम क्या लिखते हैं, डोंट कॉ मी। अब ये नाउन है ही नहीं, या वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया, तो फिर ये सही है। तो कई ऐसे नाउन होते हैं जो आपको वर्ब की तरह इस्तेमाल हो, जैसे डॉग ही है। तो डॉग अगर नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो या तो ए डॉग लिखना है, द डॉग लिखना है, या डॉग्स लिखना है, या द डॉग्स लिखना है। लेकिन अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो फिर आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कहते हैं डोंट डॉग मी, डॉग का वर्ब के रूप में मतलब क्या होता है, किसी के आगे पीछे करना या किसी को आगे चलने में डिस्टर्ब करना, बाधित करना। तो हमने क्या दिया, डोंट डॉग मी। तो ये भी सही है क्योंकि डॉग वर्ब भी हो सकता है। तो समझना ये है कि कोई भी नाउन अगर कॉमन नाउन है, ये नहीं कि किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल लग जाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर कॉमन नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल लगना जरूरी है। अगर आर्टिकल नहीं लगा कॉमन नाउन के साथ तो एस और यस लगेगा ही लगेगा, अगर कॉमन नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह हुआ है। अगर दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको जनरली एग्जाम में क्या करता है, आप सोचते हैं कि स्टूडेंट है तो ठीक ही होगा, डॉग है तो ठीक ही होगा, कैट है तो ठीक ही होगा। यही ठीक ठीक आपको गलत कर देता है। आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा, यानी एरर में क्या करेगा एग्जाम में, कि कोई कॉमन लिख देगा उसके साथ आर्टिकल लगाएगा ही नहीं।
आप ये सोच कर जाते हैं कि हमारे साथ क्या एरर करेगा, ए की जगह एन लिख देगा, एन की जगह ए लिख देगा। तो अब इस बुढ़ापे में जब आप एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि एप्पल के पहले ए लगाए कि एन लगाए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि मैंगो के पहले एन लगा देगा और आप ए लगा के चले जाएंगे। आप ये उम्मीद करते हैं, और यही उम्मीद करते हैं, इसलिए आर्टिकल की गलती नहीं बनती है। सारे लोग ये कहते रहते हैं आर्टिकल तो खूब पढ़ ले लेकिन आर्टिकल की गलती नहीं बनती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो चीज़ आता वो पढ़ के जाते ही नहीं। वो क्या करता है कि जहां आर्टिकल का इस्तेमाल होना चाहिए, आर्टिकल का इस्तेमाल करता ही नहीं है। ना ए का इस्तेमाल करता, ना एन का इस्तेमाल करता, ना द छोड़ ही देता है। और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या पता है, COW कॉमन गाय, DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली, ये तो ठीक है। लेकिन जब ये कॉमन नाउन सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो बिना आर्टिकल या बिना एस और एस के नहीं आएगा। एक चीज तो होगा ही होगा, या तो आर्टिकल या फिर एस और एस। तो ये बात भी अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप कॉमन एरर का एरर यूं पोगे। जब कभी कॉमन एरर का प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कॉमन नाउन का, तो आपको पता तुरंत चल जाएगा कि कोई कॉमन नाउन होगा उसमें आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल लगाएगा ही ना एन लगाता है, ना द लगाता है, ना ए लगाता है। क्लियर हो गई बात? तो अब जिस पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार पॉइंट था कि तुम आदमी तो हो लेकिन आदमी का खुद में कोई लक्षण नहीं है, तुम स्टूडेंट तो हो लेकिन स्टूडेंट वाली कोई बात नहीं है तुम में। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? वह मुसलमान तो नहीं है लेकिन मुसलमान को उसके सारे गुण हैं। गांधी जी क्रिश्चियन तो नहीं थे लेकिन क्रिश्चियन को उनमें सारे गुण थे। तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? तो इस सेंटेंस में रूल में ये कहता है, ग्रामर ये कहता है कि कभी कभी जैसे क का इस्तेमाल हो गया तो क का मतलब डराना हो गया, तो मीनिंग का बदल गया, यानी वर्ड तो का ही है लेकिन इस्तेमाल हमने किसी और सेंस में कर दिया। इसी तरह से अगर हमने कहा किसी की तारीफ करनी हो, जैसे शादी ब्याह के मामलों में लड़कियों की तारीफ हो जाती है, लोग ये कह देते हैं कि लड़की है एकदम गाय है। तो क्या गाय कहने का मतलब ये है कि उसके 4 पैर हैं, सिंग है? हो सकता है यही कहना चाहो, शादी के बाद लड़की खूंखार हो जाती है, बहुत मारेगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हमें कहना नहीं चाहिए कि लड़की बहुत गाय है, कहनी चाहिए शेरनी है। क्यों? क्योंकि अकेले अपना घर छोड़कर आती है, आपके घर में सिक्का जमा लेती है, तो गाय ऐसा काम थोड़ी करेगी, शेरनी ही कर सकती है ऐसा काम। तो कहना चाहिए लड़की है एकदम शेरनी है, लेकिन ऐसा कहते नहीं, कहते लड़की एकदम गाय। इसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और खाम खा गाय के चक्कर में शादी कर लेते हैं, फिर जिंदगी भर शेरनी का सामना करना पड़ता है। तो अब सेंटेंस हम क्या बनाते हैं कि लड़की एकदम गाय है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तुम आदमी तो हो लेकिन आदमी का लक्षण नहीं है तुम। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो रूल ये कहता है हमारा इंग्लिश का, रूल ये कहता है कि अ कॉमन नाउन इज यूज्ड without articles to show quality of a common noun। मतलब क्या कि कॉमन नाउन की अगर क्वालिटी हम शो करना चाहते हैं तो फिर उसे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आर्टिकल की जरूरत कब है? जब कॉमन नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। गाय का मतलब गाय ही है, 4 पैर वाला जानवर। इंसान का मतलब इंसान ही है, 2 हाथ 2 पैर वाला। ठीक है? लेकिन अगर इंसान का मतलब इंसानियत हो जाए, गाय का मतलब भोली भाली या सीधी सादी हो जाए, बैल का मतलब मेहनती हो जाए, ऐसा भी सेंस हो सकता है। क्रिश्चियन कहने का मतलब ट्रूथफुल और नॉन वायलेंट हो, मुसलमान कहने का मतलब इसका ईमान पक्का हो। तो इस तरह की जब बात होती है तो फिर उसका इस्तेमाल कहने का क्या मतलब हो गया कि हम उसकी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हिंदू कह रहे हैं तो हिंदू कहने का मतलब क्या हो जाए कि जिसको पूरी दुनिया में हर जगह ईश्वर ही दिखता है, वही हिंदू है। जिसको कण कण में ब्रह्म दिखता है, हर जगह उसको ईश्वर का ही रूप दिखता है, हर पशु पक्षी में ईश्वर ही दिखता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी मानता है, वो हिंदू है, वो सनातन धर्म को समझता है। नहीं तो हिंदू नहीं हुआ। इसी तरह से मुसलमान वो है जिसका ईमान पक्का। अगर ईमान पक्का ही और कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ तो नहीं बात बनी। लेकिन इस तरह से अगर हम देखना चाहे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ना हिंदू मिलेगा, ना मुसलमान मिलेगा, ना फिर क्रिश्चियन मिलेगा। तो कभी कभी हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी की बात करते हैं तो एक कॉमन नाउन इज यूज विदाउट आर्टिकल्स, उसमें फिर कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। तो सेंटेंस अगर ये लिखा है, ये सेंटेंस बहुत पॉपुलर जो मैं लिखने जा रहा हूं, सेंटेंस ये है कि गांधी वॉज नॉट अ
क्रिश्चियन बट क्रिश्चियन। तो ये सेंटेंस देखने में पहले नजर में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये क्या लिख दिया, दो बार क्रिश्चियन लिख दिया, लेकिन इसको गौर से देखिए क्या है। गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन। पहली बार हम लिख रहे हैं नॉट अ क्रिश्चियन, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि गांधी जी संप्रदाय से क्रिश्चियन नहीं थे, मतलब धर्म से क्रिश्चियन नहीं थे, मतलब वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा या क्रिश्चियन धर्म में पैदा नहीं हुए थे, धर्म उनका क्रिश्चियन का नहीं था। तो नॉट अ क्रिश्चियन, आप कहते हैं आई एम नॉट अ हिंदू, तो कोई कहता है आई एम नॉट अ हिंदू, इसका मतलब वो कहना चाहता है उसका धर्म हिंदू नहीं है, इसका मतलब वो तो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, कुछ और। आप कहते हैं आई एम नॉट अ मुसलमान, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं आप मुसलमान नहीं, आप हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन आप धर्म से मुसलमान नहीं है। तो ये गांधी जी भी धर्म से मुसलमान नहीं थे, इसलिए क्या लिखा, गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन। लेकिन क्रिश्चियनिटी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्वालिटी है, वो क्या है? वो प्रिंसिपल ये है कि जो ट्रुथफुल है, जो नॉन वायलेंट है, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन का मतलब हुआ ट्रुथफुल एंड नॉन वायलेंट, क्योंकि जीसस क्राइस्ट यही कहते हैं कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है, फीचर है लाइफ में, वो है ट्रुथफुल होना और नॉन वायलेंट होना। तो फिर आप क्रिश्चियन है। ट्रुथफुल नहीं है, नॉन वायलेंट नहीं है, तो फिर आप क्रिश्चियन नहीं। इसके हिसाब से जनरल डायल तो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता, ना तो वो ट्रुथफुल था ना ही नॉन वायलेंट था। तो जो ट्रुथफुल नहीं है, जो नॉन वायलेंट नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है। तो धर्म से क्रिश्चियन होना अलग है और कर्म से, व्यवहार से, क्वालिटी से क्रिश्चियन होना डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रुथफुल और नॉन वायलेंट है वो क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी धर्म में पैदा, वो अपने आप को क्रिश्चियन कह सकता है। लेकिन वो जन्म से क्रिश्चियन है कि क्वालिटी से क्रिश्चियन, ये कैसे पता चलेगा? तो जन्म से क्रिश्चियन बताने के लिए हम उसमें आर्टिकल लगाते थे, आई एम अ क्रिश्चियन। हम सिर्फ ये बताना मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ। हम कहते हैं आई एम अ हिंदू, इसका मतलब मैं जन्म से हिंदू हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ आई एम अ मुसलमान, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा मुसलमान कौम है, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। आई एम अ हिंदू, इसका मतलब हिंदू एक कौम है, उसका मैं हिस्सा हूँ। लेकिन क्वालिटी से अगर बताना चाहते हैं तो फिर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो यहां भी हमने यही इस्तेमाल किया, गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन बट क्रिश्चियन। दूसरी बार जो क्रिश्चियन का इस्तेमाल किया तो इसमें हमने किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी बताना चाहते हैं, इसलिए हम लिखा गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन बट क्रिश्चियन। क्योंकि जन्म जाति से क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन क्वालिटी से क्रिश्चियन थे, क्योंकि उनमें वो ट्रुथफुल थे और नॉन वायलेंट। तो ये जो क्रिश्चियन का इस्तेमाल हुआ दोबारा, ये ट्रुथफुल और नॉन वायलेंट के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है क्रिश्चियन? ट्रुथफुल एंड नॉन वायलेंट, इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए क्वालिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। और ये धर्म को दिखाने के लिए क्रिश्चियन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको आर्टिकल की जरूरत है। एक रामकृष्ण परमहंस के लिए बहुत फेमस सेंटेंस है, जरा मैं उसको लिखता हूं। रामकृष्ण परमहंस के लिए लिखा जाता है, काफी नाम सुना होगा आपने रामकृष्ण परमहंस का, जिनके शिष्य विवेकानंद थे। उनके विषय में लिखा जाता है कि रामा कृष्ण was not a मुसलमान but मुसलमान। अब इसमें फिर देखिए क्या हुआ कि रामकृष्ण was not a मुसलमान but मुसलमान। ये कहने का सेंस क्या हुआ कि रामकृष्ण मुसलमान नहीं थे, मतलब क्या, जन्म से मुसलमान नहीं थे। लेकिन मुसलमान का मतलब क्या हुआ? जिसका ईमान पक्का हो। अब जिसका ईमान पक्का है वो मुसलमान है। अब जो दारू पीता है, जो जुआ खेलता है, जो इंटरेस्ट पर पैसे लेता है, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे लोग हैं। अब इस तरह की बात अगर हम करें तो कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन इस्लाम तो यही कहता है कि इस्लाम में, अब सोचिए ये धर्म भी बहुत अच्छा है ही, सारे धर्म अच्छे होते हैं। तो इस हिसाब से चले तो कितनी अच्छी बात है कि ईमान पक्का होना चाहिए, शराब सिगरेट को हाथ नहीं लगाने वाला हो, सूद पर पैसे ना ले लगाता हो। तो ईमान जिसका हमेशा जो हमेशा पाक है, पवित्र है, जिसमें कोई गंदगी, कोई बुराई नहीं है, वो मुसलमान है। तो ऐसे अगर मुसलमान को ढूंढने लगे जिसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जो हमेशा सबकी मदद करता है, तो फिर तो ऐसा मुसलमान होना तो सब चाहेगा, किसको ऐसा मुसलमान अच्छा नहीं लगेगा। और इस्लाम की ही क्राइटेरिया है। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं तो हमें फिर इस तरह का गुण मिलता ही नहीं है नॉर्मल इंसान में, तो क्या वो मुसलमान नहीं? लेकिन फिर वो तो कहता है कि मुसलमान है, वो गर्व से कहता है मैं मुसलमान हूँ। लेकिन अगर हम उसमें क्वालिटी ढूंढने लगे मुसलमान वाला कुरान के हिसाब से, तो फिर मिलना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन ये सारे क्वालिटी रामकृष्ण में थे, वो बहुत ईमानदार थे, वो बहुत पवित्र थे, गंदगी नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं थी, पैसे को छूते नहीं थे। तो उनका ईमान बहुत पक्का था, वो जन्म से लेकर अंतिम समय तक पवित्र ही थे, उनमें कोई गंदगी नहीं आई, कोई बुराई नहीं आई। तो इसलिए वो मुसलमान नहीं होकर भी मुसलमान थे। इसलिए सेंटेंस क्या बिना कि रामकृष्ण वॉज नॉट अ मुसलमान बट मुसलमान, की जन्म से तो मुसलमान नहीं थे। ये मुसलमान किसके लिए आया?
जन्म दिखाने के लिए, जन्म से मुसलमान नहीं थे। और इस मुसलमान में हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, इसका मतलब हम इसमें मुसलमान का इस्तेमाल क्वालिटी के लिए कर रहे हैं। वैसे भी मुसलमान रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कुछ खास समय के लिए सारे धर्मों को माना, और सारे धर्म को मानकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि सब धर्म का एक ही मतलब है। मतलब ये कि उन्होंने 2-3 साल तक इस्लाम को भी माना पूरी तरह से, 2-3 साल तक क्रिश्चियनिटी को उन्होंने माना, और जैसा क्रिश्चियन बाइबल कहता है उसके हिसाब से वो अपने 2 साल का लाइफ उन्होंने एक्सपेंड किया। जैसा कुरान कहता है बिल्कुल वैसा ही लाइफ रामकृष्ण परमहंस ने स्पेंड किया पूरी तरह से। और फिर उन्होंने क्या कहा कि जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, जो क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, और जो गीता को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, सबको रियलाइज एक ही चीज होगा, लेकिन कंडीशन एक ही है कि पूरी तरह से फॉलो करे, आधा अधूरा नहीं। उन्होंने इस्लाम को माना तो पूरा इस्लाम को माना। 2 साल तक उन्होंने काली की मूर्ति को देखा तक नहीं। ऐसा कि जो इस्लाम का फेथ है वो, जो क्रिश्चियनिटी का फेथ है वो, और जो गीता का फेथ है वो मान कर दिखा दिया। और उन्हें फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ईश्वर कैसा है, पानी की तरह है। जैसे एक ही नदी के पानी अगर अलग अलग देश में जाते हैं तो उसका अलग अलग नाम हो जाता है। आपने सुना होगा, जीएस में पढ़ा होगा कि ब्रह्मपुत्र को इंडिया में कुछ और कहते हैं, बांग्लादेश में कुछ और कहते हैं, कहीं और कुछ और कह देते हैं, लेकिन है तो ब्रह्मपुत्र ही। पानी को ही हम लोग कहीं पानी कहते हैं, कहीं वाटर कहते हैं, कहीं आप कहते हैं, लेकिन पानी तो पानी है। इसी तरह से उन्होंने ईश्वर के विषय में भी कहा कि हिंदू कुछ और कहते हैं, मुसलमान कुछ और नाम से जानते हैं, लेकिन है एक ही चीज़। ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। इसलिए रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े क्या थे, धर्म को अच्छी तरह समझने वाले थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसी तरह से अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि यू आर अ स्टूडेंट बट नॉट अ स्टूडेंट, तो देखिए क्या कह गया, क्या गया ना, बहुत बड़ी बात कि तुम स्टूडेंट तो हो लेकिन तुम में स्टूडेंट का कोई क्वालिटी नहीं है। कोई आपको क्या गया, यू आर अ मैन बट नॉट मैन, तो क्या कह गया, आदमी तो है लेकिन आदमी की कोई क्वालिटी नहीं है। कोई आपको कह दिया यू आर अ ब्राह्मण बट नॉट ब्राह्मण, तो क्या कह गया, यार ब्राह्मण तो हो जन्म से लेकिन ब्राह्मण का कोई संस्कार नहीं है तुम में। तो इसी सेंटेंस को पहले आपको बोलने में कितना तकलीफ होता होगा, कैसे बोले कि यू आर अ ब्राह्मण बट यू डू नॉट हैव एनी क्वालिटी ऑफ अ ब्राह्मण। ऐसा नहीं बोलना, ऐसे हिंदी का इंग्लिश नहीं बनता है। सिंपल क्या बोल सकते हैं, यू आर अ ब्राह्मण बट नॉट ब्राह्मण, यू आर अ टीचर बट नॉट टीचर, तो तुम टीचर तो हो लेकिन तुम्हें टीचर की कोई क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस आप आसानी से बना लेंगे, आप कहीं भी ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस एग्जाम में भी आ जाता है, एरर में भी आ सकता है, कुछ ना कुछ इसमें नो एरर करके आने के बाद लोग कुछ करके आ जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन का इस्तेमाल जब क्वालिटी को शो करने के लिए करते हैं तो किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो सारे क्लासेस है कॉमन नाउन के, इसको देखने के बाद आप कॉमन नाउन में कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, कोई गलती नहीं कर सकती चाहे किसी भी तरह से हो। और अब मैं सारे नाउन्स के आपके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इससे प्रॉपर नाउन इससे पहले हो चुका है, इसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे हो आपके वीडियो मिल जाएंगे आपको सारे के। अब सारे नाउन पढ़ने के बाद आप आराम से क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, आपको नॉलेज बड़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाएँ। और अगले में वीडियो के लिए, ऑडियो वीडियो तक के लिए टेक केयर।